जोहार, मैं हूं श्रुति। आप सभी का एसएमसी न्यूज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में केवल झारखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम किया है। हम बात कर रहे हैं सनी शरद जी का। सनी शरद जी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया है। आज हम उनसे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। आपका स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि पत्रकारिता को आपने एज अ करियर क्यों चुना? बिल्कुल, देखिए ग्रेजुएशन करने के बाद हर कोई चाहता है कि किस क्षेत्र में जाएं और उसी हिसाब से फिर वो विभिन्न क्षेत्रों को देखता भी है। लेकिन इंटरमीडिएट करने के बाद जब मैं रांची पढ़ने के लिए आया था, तो मैं जब जहाँ पे रह रहा था, तो उसके ठीक बगल में एक पत्रकार रहते थे, जो अखबार के सप्लीमेंट में उनका आर्टिकल वगैरह छपता था। तो उस आर्टिकल में मैं भी लिख रहा था कभी-कभी, और दूसरी तरफ अखबार में कई ऑप्शन थे जो पाठक भी अपने हिसाब से मोबाइल से मैसेज करके या चिट्ठी भेजकर लिख सकता था, तो वो मैं अक्सर लिखा करता था। जब अखबारों में नाम छपने लगे, तो उत्सुकता बढ़ने लगी और तब फिर किसी ने बताया कि मास कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के बाद पता चला कि रांची यूनिवर्सिटी में 1 साल का कोर्स होता है, तो यहाँ से पत्रकारिता की पढ़ाई की और उसके बाद धीरे-धीरे इसी फील्ड में आ गया। पत्रकारिता का सफ़र यहाँ रांची यूनिवर्सिटी में जब 2007-8 बैच का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, और यहाँ से पढ़ने के बाद एक आईटी कंपनी में एज ए कंटेंट राइटर मेरा प्लेसमेंट हुआ था और 3 साल तक वहाँ पे कंटेंट राइटिंग का मैंने काम किया। उसके बाद मौर्य टीवी, जो एक समय बिहार झारखंड का एक चैनल था, उस चैनल में मैं कई सालों तक काम किया। वही मौर्य टीवी फिर पहले वह जी पूर्वैया बना, उसके बाद जी बिहार झारखंड बना, और उस चैनल में करीब 7 सालों तक मैं काम किया। उसके बाद जब 2017-18 के बाद लगने लगा कि अब दौर और ज़माना जो है बदल रहा है, इंटरनेट क्रांति तब तक शुरू हो चुकी थी, सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें, खबरें तैरने लगी थी, तब मुझे लगा कि अब इस क्षेत्र में जाना चाहिए। क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा स्पेशलाइज़ेशन जो पेपर था, वो प्रिंट मीडिया था। उस समय मैं प्रिंट मीडिया इसलिए लिया था क्योंकि आज भी कई ऐसे शब्द हैं जिस पर मेरा उच्चारण जो है वो सही नहीं हो पाता है। तो डर से मैं सिर्फ 3 ही हम लोग के बैच में ऐसे लड़के थे जो प्रिंट मीडिया पढ़ रहे थे, और सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादातर पढ़ रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ रहे थे वो प्रिंट में चले गए और मैं प्रिंट पढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक में आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक में आया तो जिन-जिन शब्दों में मैं फँसता था या अभी भी फँसता हूँ, मैं उसका पर्यायवाची खोज कर रखा हूँ कि जब मैं फँसूँ तो यहाँ पर क्या बोलूँ? तो उस हिसाब से इंटरेस्ट जगने लगा। चूँकि ये दिखने का माध्यम है, आप दिखते हैं, तो आप जब कोई खबर में दिख रहे हैं और उसके बाद फ़ील्ड में निकलते हैं, तो कोई लोग अगर आपको टोकता है और उस हिसाब से अगर रिकॉग्नाइज़ करता है, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए इसी फ़ील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट बनने लगा और 2017-18 के बाद लगा कि नहीं, अपना कुछ करना चाहिए। तब हम लोगों ने द फॉलो अप नाम की संस्थान, जिसमें कि कई लोग हम लोग शामिल हुए। उससे पहले भी 2 ऐसे संस्थान थे जो इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया पर काम कर रहे थे, उसमें मैंने काम किया और उसके बाद अपना संस्थान हम लोगों ने शुरू किया। द फॉलो अप इसका नाम दिया। फॉलो अप नाम रखने के पीछे का मकसद यही था कि ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़माने में खबरों के पीछे भागने का एक कल्चर शुरू हो गया है, लेकिन जो खबरें पीछे छूट जाती है, उसका फ़ॉलो अप नहीं हो पाता है। तो उसका फ़ॉलो अप कैसे हो और उस फ़ॉलो अप को लाकर हम लोग बताएँ कि जो पीछे चीज़ें छूट गई है, वो कितने पीछे हो गए हैं, उसको ठीक करें। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जब कोरोना का विभत्स दौर चल रहा था, तो यूपी के औरैया में एक सड़क हादसा हुआ था। उस सड़क हादसे में झारखंड के बोकारो जिला के गोपालपुर पंचायत के करीब 11-12 जो मजदूर हैं, वो ट्रक पलटने से दबकर उससे मर गए थे। तो उन शव को यहाँ तक लाने में बहुत पॉलिटिक्स हुई थी, और उस पॉलिटिक्स में स्टेट, झारखंड स्टेट और यूपी स्टेट दोनों के सीएम के तरफ से बयानबाजी वगैरह भी हुई थी, मुआवजे का ऐलान हुआ था। 3 महीने बाद हम लोगों ने जाकर उस स्टोरी का फ़ॉलो अप किया और पता किया कि जे सरकार ने जो घोषणा की थी, चाहे वो झारखंड सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, क्या वो पूरा हो पाया या नहीं हो पाया? तो बहुत कहानी वहाँ से निकल कर सामने आई कि कई ऐसे परिवार हैं, जो मदद नहीं मिलने के कारण टूट कर बिखरने के कगार पर खड़े हैं। किन्हीं की बेटी की शादी रुकी थी, किन्हीं का घर नहीं बन पा रहा था, किन्हीं को राशन नहीं मिल पा रहा था, किसी को विधवा पेंशन नहीं मिल पा रहा था। तो खबर करने के एक ही दिन बाद सरकार की तरफ से उस गांव में कैंप लगाया गया और सभी की समस्याओं का समाधान किया गया।
तो फॉलोअप की जर्नी वहीं से शुरू होती है हम लोगों की। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपकी प्रिंट में रुचि थी, पर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया, उसके बाद आपने द फॉलो अप अपना खुद का संस्थान शुरू किया। तो प्रिंट मीडिया में रुचि होने के बाद जब आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कदम रखा, तो क्या परेशानियां हुई, या फिर आपको कुछ कहानी है जो आप बताना चाहते हैं जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, प्रिंट मीडिया सही था या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेहतर है, ऐसा कुछ? देखिए, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, मुझे लगता है कि जो खास करके जो एक पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, उन्हें सबसे पहले लिखना अच्छे से आना चाहिए, और लिखने की रुचि मेरी शुरू से ही रही है। और कॉलेज के दिनों से ही मैं डायरी वगैरह लिखता था, अखबारों में जो शायरियाँ छपती थी उसका एक कलेक्शन रखता था। गांव में जब मैं मैट्रिक में था तभी से ही होली मिलन समारोह, होली के दिन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था जिसमें कि पूरे गांव के लोग जुटते थे, तो उसमें एंकरिंग मैं ही करता था। तो एक तो बोलने की लत वहीं से लगी, दूसरा गांव में जितने क्रिकेट मैच होते थे तो उसका कमेंट्री मैं ही करता था, तो दूसरे फ्लो में बोलने का आदत लगा कि कोई अगर बॉल को मारा तो किस तरह वो मारकर किसी दूसरे के खेत तक बॉल पहुंचा, गांव में जिस हिसाब से कमेंट्री होती है, नेशनल या इंटरनेशनल स्तर की नहीं। तो वो एक बोलने की तो लत थी, आदत थी, दूसरा लिखने की पहले से आदत थी। तो दिक्कत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शब्दों की कैपेसिटी थी मेरे पास कि कोई भी बात को कैसे किसी शब्द से घुमा देना है अगर फंस रहे हैं तो इसकी कला थी। भले बहुत प्रेजेंटेबल आज भी नहीं हूँ कैमरे के सामने, बहुत जो अच्छे पत्रकार हैं वो कैमरे के सामने अच्छे से सहज होके अच्छे अच्छे शब्दों के साथ लच्छेदार बोल पाते हैं। मैं भले ही नहीं बोल पाया हूँ, लेकिन कम ही बोल के, सटीक बोल के मुझे लगता है कि ठीक ठाक काम चल जा रहा है। सर, मीडिया में आने से पहले जितनी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उससे पहले आपने कहीं और भी काम किया है एज अ मैनेजर। तो उसके पीछे की कुछ स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहते हैं। मैनेजर नहीं, कई जगह काम किया है। जैसे कि मैं जब मास कम्युनिकेशन की ही पढ़ाई कर रहा था तो उस समय हम लोगों का क्लास जो है वो मॉर्निंग रहता था, मतलब एक 12 बजे तक सारे क्लास खत्म हो जाते थे, सुबह 8 बजे से होते थे। तो एक तो पैसे की भी समस्या थी थोड़ी, समस्या इस हिसाब से थी कि पिताजी से मांगने में ठीक नहीं लगता था कि ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बार में एक नौकरी करता था, मैनेजर नहीं था, एक वर्कर के ही तौर पे था। और वहाँ काम करने के पीछे की दो वजह थी, एक तो 5 से 9-10 बजे तक की ड्यूटी थी, तो 100 रुपये रोज मिलते थे। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि बैचलर यहाँ अकेले रहता था तो वहाँ खाना भी मिल जाता था, तो वहाँ से खा के मतलब इतना खा लेते थे कि दूसरे दिन भी अगर दोपहर तक खाना नहीं मिले तो काम चल जाता था। तो करीब 1 साल तक वहाँ काम किया, और वो बार अभी भी है, मैं वहाँ जाता हूँ तो अभी भी मुझे डिस्काउंट मिलता है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं शराब नहीं पीता था, तो वहाँ पे जितने लोग आते थे, चूँकि शराब पीने के लिए ही आते हैं और ज़्यादातर चूँकि बड़े बार हैं उसमें पैसे वाले रईस लोग ही आते थे। तो उसमें मेरी उम्र भी बहुत कम है, 2007 में आप समझ सकते हैं कि 7-8 में मेरे दाढ़ी मूंछ भी नहीं आए थे। तो कई लोग ऐसे मिलते थे जो बुला के पूछते थे कि क्या काम करते हो, तो उसमें मैं 4 काम करता था एक साथ। तो मैं उन्हें बताता था तो बहुत वो लोग थोड़ा भावुक हो जाते थे और बोलते थे कि अपना विजिटिंग कार्ड देते थे और बोलते थे कि आप कल आइए मिलने के लिए, मैं आपको इससे बढ़िया काम दे दूंगा। तो मुझे भी शुरू में तो लगता था कि चलो इससे अच्छा काम मिल जाएगा तो जाना चाहिए, तो मैं 1-2 बार गया। तो 1-2 बार गया तो फिर वो चूँकि रात को तो नशे में थे, सुबह गए तो पहचान ही नहीं रहे हैं। तो उसके बाद जो मिलते थे मैं उसी हिसाब से उनको सुनता था, उनका विजिटिंग कार्ड वगैरह रख लेता था, फिर जाने नहीं लगा। उस काम करने के दौरान भी कई ऐसी घटनाएँ घटी, मुझे लगता है कि उसमें भी कई मैसेज हैं। जैसे एक बार हुआ कि एक रांची के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर आए हुए थे बार में, तो वो मैं बकार्डी कंपनी की तरफ से था वहाँ पे। तो वो जो है शराब उन्हें सर्व किया गया, तो उन्हें ठीक नहीं लगा, तो वहीं से वो पूरा इंग्लिश में गरजने लगे ज़ोर से कि कैसा शराब पिला दिया, मेरा मूड खराब कर दिया। तो फिर जो है मैनेजर को बोला गया, तो मैनेजर गया, तो मैनेजर बोला कि सर कंपनी की तरफ से ये हैं, आप इनसे पूछिए। तो मैं गया तो वो बोलने लगे कि मैं इससे क्या बात करूँगा, इसका तो मूंछ दाढ़ी भी अभी तक नहीं आया है। तो वो पूरा इंग्लिश में बोल रहे थे, तो मैं भी इंग्लिश स्पोकन का क्लास कर रहा था, तो हम भी प्रैक्टिस कर लिए थोड़ा। तो दोनों में बातचीत हुई, तो मुझे थोड़ा गुस्सा लगा। तो उस गुस्से के बाद जो झारखंड के हेड थे, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, मैं उन्हें नहीं बल्कि 4-5 स्टेट के जो हेड थे उनका भी नंबर मेरे पास था। मैं
उन्हें फ़ोन लगाया, बताया कि सर ऐसा-ऐसा हो गया है, डॉक्टर साहब ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। तो वो बोले कि बात करवाओ, तो उनसे बात करवाया। तो बात करवाने के बाद वो उन्हें कन्विंस कर लिए, तो फिर वो फिर से उसे बढ़िया से बना के सर्व किया गया, तो वो खुश हो गया। फिर जाते समय वो बोलने लगा कि मैं मान गया कि तुम छोटी-सी बात को लेकर अपने स्टेट मतलब जो कंट्री हेड है उनसे बात करवा दिए और ये वो। तो उस हिसाब से उसे लगा कि नहीं ये चीज़ों को किस तरह से हैंडल कर सकता है। फिर दूसरी बार जब वो जो बॉस थे मेरे जिन्हें फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे बुलाया कि इस चूँकि वीकली रिपोर्ट वगैरह बनाकर देना पड़ता था, तो मेरी हैंडराइटिंग अच्छी होती थी। तो हैंडराइटिंग देखकर और सब कुछ देखकर उन्होंने बुलाया। उनके पास भी जब मैं गया, तो फिर उनको लगा कि अरे ये तो बहुत कम उम्र है। तो बोले कि अरे तुम्हारा तो मूँछ-दाढ़ी भी अभी तक नहीं आया है। कितना उम्र है, 18 साल हुआ है या नहीं? बोले नहीं सर हो गया है। तो उस समय अगर उनके अनुसार मूछ दाढ़ी मेरी आ गई होती तो शायद मैं इस फील्ड में नहीं रहता। हो सकता था कि वाइन की फील्ड में चला जाता और शराब बेचने का काम या मैनेजर वगैरह कहीं रहता। तो वहाँ पे नहीं हुआ, थोड़ा दुख हुआ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर इधर तो पत्रकारिता की पढ़ाई चल ही रही थी, पढ़ाई कंप्लीट हुई, उसके बाद आईटी कंपनी में गया। आईटी कंपनी में गया तो चूंकि वो 2008-9 का जो दौर था वो इंटरनेट धीरे धीरे बहुत नहीं था उस समय, मॉडेम वगैरह लगाकर लैपटॉप में इंटरनेट चलता था या फिर बहुत होता था तो बहुत बड़े बड़े घर में या फिर ऑफिस वगैरह में इंटरनेट था। तो मेरे पास चूंकि उस समय मैं यहाँ पर लीड कर रहा था जिस कंपनी में काम कर रहा था, तो मुझे दो दो लैपटॉप मिले थे, तो दोनों हाथ से लैपटॉप में चलाता था। तो इंटरनेट मेरे पास इतना था कि उसी समय से फेसबुक, ब्लॉग और लिंक्डइन वगैरह पर लिखना शुरू किया और लिखते कई लोग जुड़ते चले गए और ज़्यादातर पत्रकार ही जुड़ते चले गए। तो मेरी इंटरेस्ट और मेरी रुचि उसी ओर ज़्यादा चली गई। सर, पत्रकारिता का फील्ड आपने जैसे चुना और जिस तरह से आपने कदम बढ़ाया इसकी तरफ और आगे बढ़े, इस दौरान आपने बहुत सारे स्कैंडल्स, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसका आपने पर्दाफाश किया है। जैसे उसी में से एक आता है तारा सहदेव कांड का जिक्र। तो सर इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं कि कैसे आपने तारा सहदेव स्कैंडल को सबके सामने लाया, इससे रिलेटेड कुछ? उस समय जी न्यूज़ के लिए मैं काम कर रहा था। नेशनल में ज़्यादातर खबरें भेजता था, रीजनल में भी जाती थी खबरें। तो पत्रकारों के सामने सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है कि डे प्लान देना कि कल आप क्या करने वाले हैं। तो इसके लिए खोजबीन शुरू होती है। खोजबीन 2-3 तरीके से होती है। एक तो जितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनसे फ़ोन करके बातचीत होती है कि कल के लिए कोई खबर है क्या? तो मैं उसी तरह अखबार पढ़ रहा था। अखबार से भी खबरें खोजी जाती है कि किसका फ़ॉलो-अप किया जा सकता है। अखबार में छपी है तो उसे कैसे वीडियो में डेवलप किया जा सकता है। तो दैनिक जागरण अखबार में एक छोटी-सी खबर छपी थी कि एक शूटर तारा सहदेव नाम की हैं और जिनकी शादी रकीबुल नाम के युवक से हुई है। वो कोर्ट में केस की हैं कि किस तरह उन्हें फंसाया गया। तो वो संयोग से जिस कोर्ट बीट के रिपोर्टर विजय ने उस खबर को लिखी थी, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और मैंने पूछा कि क्या है ये खबर? तो बोला कि नहीं ये बहुत बड़ी खबर है, इसमें बहुत इंटरनेशनल नेशनल कनेक्शन है, इसको तुम करो। तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर मैं, वो किशोरगंज की ही रहने वाली थी तारा शाहदेव, तो मैं एक और जो नेशनल न्यूज़ के बड़े भाई हैं उनके साथ मैं उनके घर पर गया। बढ़िया से अपना ही हैंडीकैम्स मैं चलाता था, हैंडीकैम से ही रिकॉर्ड किया, बाइट वगैरह सब रिकॉर्ड किया। जब उनके घर से मैं निकल रहा था तो तारा सहदेव का भाई मेरा हाथ पकड़ के बोला कि एक बार भैया इसको जी न्यूज़ में किसी तरह चलवा दीजिए, उसके बाद मेरी बहन को इंसाफ मिल जाएगा। और आपको विश्वास नहीं होगा कि उस खबर चलने के 4 ही दिन बाद, 3 ही दिन बाद तारा सहदेव घर के बाहर इस देश के सारे न्यूज़ चैनल के ओवी वैन, जिससे कि ब्रॉडकास्टिंग लाइव होता है, वो खड़े थे। अब उसके भाई के पास मुझे जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि तारा सहदेव का आधा घंटा दिलवा दीजिए मेरे चैनल में लाइव के लिए। मतलब इतना बड़ा इशू बन गया। मेरे कैमरे से रिकॉर्ड किया वीडियो इस देश के सारे न्यूज़ चैनल में चले। मैं खबर बना के भेजा तो वो हल्का सा चला के छोड़ दिया गया। तो यहाँ योगेश किसले सर हैं, वो इंडिया टीवी के लिए काम करते हैं, तो उन तक मेरी खबर पहुंची। वो फ़ोन करके मुझे डांटे भी कि तुम सरस सलील की तरह किस तरह कहानी लिख दिए हो, वैसे लिखा जाता है, अभी देखो मैं लिखता हूँ। वो सचमुच में लिखे उसको अच्छे से और उसके बाद इंडिया टीवी ने उस पर आधे घंटे का प्रोग्राम किया। चैनल में एक अपनी लड़ाई चलती है कि कौन अलग स्टोरी खेल रहा है और कैसे उसमें आगे लीड ले रहा है, टीआरपी उसका बढ़ रहा है। तारा सहदेव प्रकरण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से कई चीजें एक साथ थी। एक तो
एक हिंदू मुस्लिम का भी एंगल था। तारा सहदेव बोलती अच्छी थी, दिखती अच्छी थी, टेलीविजन को जो चाहिए एकदम बेधड़क होकर बोलती थी, तो वो सारी चीजें तारा सहदेव में थी। मुझे लगता है कि करीब 1 घंटे तक, 1 महीने तक कंटिन्यू तारा सहदेव का प्रकरण पूरे देश के न्यूज चैनल में सिर्फ यही चला, और खुशी होती है कि मैं ही सबसे पहले जाकर उसे किया था। यही कहानी है इसकी। जी सर, तारा सहदेव कांड सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्तर पे भी गया था, बीबीसी ने भी चलाया था इसे। बिल्कुल। सर ऐसी ही कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे हेमंत सोरेन जी हैं हमारे सीएम, उनके पैतृक गांव में सड़क नहीं थी, तो इस पर भी आपने रिपोर्ट एक तैयार की थी। उसके पीछे ये रिपोर्ट आपने कैसे, मतलब किस तरह से तैयार की थी, आपको कैसे जानकारी मिली थी? वो पैतृक गांव नहीं, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो बरहेट विधानसभा क्षेत्र है उन्हीं के इलाके का था। तो मेरा जो घर है गोड्डा में, वो बरहेट विधानसभा क्षेत्र से नजदीक में ही है। मेरा गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो गांव गया था, तो कोरोना के बाद का वक्त था, तो गांव गया तो वहाँ दोस्तों ने बताया कि कोरोना के समय हम लोग पहाड़ पर, जो पहाड़िया जनजाति के लोग रहते हैं, उनको खाने पीने का बहुत समस्या हो गया था। तो हम लोग जाके राशन वगैरह पहुंचाए थे। बहुत दिक्कत है, सड़क नहीं है, आप एक बार अगर खबर कर दीजिएगा तो हो सकता है कि सरकार संज्ञान ले, उस गांव तक सड़क बन जाए। तो घूमने के ही मकसद से गांव के दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से हम लोग, मेरे गांव से 10-15 किलोमीटर दूर ही है, तो गए हुए थे। तो गए तो मुझे लगा कि नहीं, सचमुच में स्टोरी करनी चाहिए, तो मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर कर मैं रिकॉर्ड करने लगा। फिर वहाँ मुखिया मिल गए, मुखिया से बातचीत वगैरह हुई। तो पत्रकार के सामने एक चैलेंज ये भी होता है कि आप खास करके अगर चीफ मिनिस्टर के इलाके में खबर करने जाते हैं, तो वहाँ के अधिकारी भी आप पर थोड़ा रौब दिखाते हैं। तो वहाँ के जो वीडियो थे, वो उनको फोन किया मुखिया कि रांची से पत्रकार आए हैं गांव में, तो वो स्पीकर में बातचीत हो रही थी। तो उधर से वीडियो साहब बोले कि पत्रकार को बोल दीजिए कि ये मुख्यमंत्री का इलाका है। तो थोड़ा सोच समझ कर, मतलब अच्छा खबर कर ही नहीं कि खराब खबर। तो मैं उन्हें बोला कि आप उन्हें बोलिए कि मेरा नाम कि ये आए हुए हैं। तो ये बोले, तो जो कि परिचित थे वीडियो, तो वो फिर रिक्वेस्ट करने लगे कि मैं अपने साले की शादी में आया हूँ, इसलिए आप इसे अभी कम से कम 2-4 दिन मत चलाइएगा, नहीं तो हो सकता है मेरी छुट्टी कैंसिल हो जाए। तो चूंकि बहुत अच्छा संबंध था, संबंध भी कभी कभी निभाना पड़ता है, तो मैं रांची आया और भूल गया उस खबर को। तो मैं वही बताया कि पत्रकारों के सामने एक बड़ा चैलेंज रहता है कि कल क्या करना है। तो कोई खबर नहीं थी, तो मुझे लगा कि मोबाइल में मेरी खबर पड़ी है, उसी को आज बनाते हैं। तो उसी को लिखा, वॉइस ओवर किया, और खबरें चली। मतलब दिन के 10 बजे खबर चली, और उस खबर का शाम तक इतना असर हो गया कि मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी ने उस खबर पर संज्ञान लिया, और गोड्डा डीसी को कहा कि आप 24 घंटे के अंदर उस पहाड़ी पर जाइए। आज 10 बजे खबर चली, और दूसरे दिन सुबह 10 बजे गोड्डा के डीसी, एसपी, डीटीओ, डीएसओ, मतलब डिस्ट्रिक्ट स्तर के जितने ऑफिसर हैं, ये मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि उस पहाड़ी पर चढ़े जहां जाने का रास्ता नहीं था, वो भी माथा पर कंप्यूटर, प्रिंटर सब लेके। और गांव की जितनी समस्या थी, एक दिन में मतलब सरकार उनके द्वार तक पहुंची, और अभी उस गांव तक सड़क भी बन रही है जाने के लिए। सर ऐसी ही बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें आपको ह्यूमन इंटरेस्ट से जुड़ी कोई भी खबर आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, आप दुनिया भर को बताते हैं कि ये ऐसी खबरें भी हैं। उसी में से सर एक है कि रिक्शा का एक मैटर हुआ था कि कोरोना के टाइम में किसी व्यक्ति का रिक्शा चोरी हो गया था। सर उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कोरोना में ये था कि हर कोई अपने घर में था, हर किसी को खाने की समस्या थी, चूंकि कमाई सबका बंद हो चुका था, सोर्स ऑफ इनकम कुछ था नहीं। तो मेरा ऑफिस कड्रू में है, और उस समय मैं लालपुर में रहता था। तो कड्रू से मेन रोड से फिर करबला चौक, और करबला चौक से चर्च रोड होते हुए उस इलाके से लालपुर जा रहा था। तो मैं जब चर्च के पास से गुजर रहा था, तो देखा कि 3-4 भिखारी बैठे हुए हैं। आप समझिए कि जब घर से निकलने के बाद पुलिस पकड़ लेती है लोगों को, वैसे में भिखारी को कौन खाना दे रहा होगा और कौन पैसा दे रहा होगा। तो ये बात मेरे मन में खटकी। तो उसके बाद एक भिखारी के पास मैं बैठ गया और बातचीत करने लगा। तो बातचीत करने के दौरान उस भिखारी ने अपना नाम बताया, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो हजारीबाग के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि वो पहले यहाँ रिक्शा चलाने का काम करते थे, उनकी रिक्शा चोरी हो गई, और उसके बाद वो कबाड़ी चुनकर जो है बेचने का काम करने लगे। क्योंकि कोरोना लग गया, तो अब कबाड़ी भी नहीं चुन सकते हैं, ना बेच सकते हैं कहीं, तो क्या करते, तो सड़क किनारे बैठकर भीख मांग रहे हैं। तो उनकी पूरी कहानी मैंने
अपने मोबाइल में ही रिकॉर्ड की, पूरा सड़क से इस्टेब्लिश करते हुए दिखाया, और वो पूरा बोलने में अच्छे थे तो वो बोले। तो वो स्टोरी चली, स्टोरी ट्विटर पर और सभी जगह सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उसे शेयर किया, सरकार तक पहुंचाया। तो मंत्री उस समय थे मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश ठाकुर ने उस खबर पर ट्विटर पर संज्ञान लिया और कहा कि इनको मैं अब रिक्शा दूंगा और मुख्यमंत्री के हाथों रिक्शा दूंगा। तो 2-3 दिन बाद मुख्यमंत्री के आवास से मुझे फोन आई कि सनी जी वो रिक्शा चालक को लेकर आइए। तो मैंने बोला कि रिक्शा चालक तो मेरे घर में रहता नहीं है, वो तो भिखारी है, अब कहाँ होगा, हम कैसे खोजे उन्हें। तो फिर जल्दी जल्दी मैं घर से निकला, चूंकि घर में ही ज़्यादा उस समय सब कोई रहते थे। तो संयोग से वो वहीं बैठे हुए मिल गए। तो फिर मास्क वास्क ले जाकर, सैनिटाइजर लगाकर, अपनी गाड़ी में बैठाकर मुख्यमंत्री आवास के अंदर ले गया। तो पता चला कि मुख्यमंत्री 1.5 घंटे से उस रिक्शे वाले का इंतजार कर रहे थे, अपना सारा कार्यक्रम छोड़कर कि वो आएगा तो हम मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री आर्थिक रूप से उसे मदद भी किए, एक नया रिक्शा भी गिफ्ट किए, और फिर वो रिक्शा पर बैठकर फिर वहां तक पहुंचा। मैं भी उसके रिक्शे पर बैठकर वहां तक पहुंचा और उस दौरान उनसे बातचीत वगैरह भी रिकॉर्ड हुई। और इसमें एक ऐतिहासिक कदम ये और हुआ, नेक्स्ट डे प्रभात खबर ने फ्रंट पेज पर उस खबर को छापी मेरे नाम से, मैं ही लिखा। संजय सर यहाँ संपादक थे उस समय प्रभात खबर के, उन्होंने कहा कि नहीं, इस खबर को तुम लिखो। तो मुझे लगा खबर छपेगी कहीं, लेकिन फ्रंट पेज पर छप गई और उसके बाद देश भर में चर्चा का विषय बन गया कि एक भिखारी का रिक्शा खो गया और मुख्यमंत्री ने इतनी संवेदनशीलता दिखाई कि 1.5 घंटा इंतजार करके अपने घर पर बुलाकर उसे सजा धजा एक रिक्शा दिए और आर्थिक रूप से भी मदद किए। तो कई लोगों ने इस स्टोरी को सराहा, अच्छा लगा। हाँ सर, आपने जितनी भी स्टोरीज की हैं वो अगर जो भावुक या इमोशनल चीजों से अगर जुड़ी हुई हैं तो उसकी सराहना करनी बनती है। सर, ऐसी एक रिपोर्ट है जिसमें एक जो युवक है वो खाली बॉटल्स में पानी भरकर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रखा करता था। उसके पीछे की क्या कहानी है, मतलब वो स्टोरी आपको कैसे मिली, वो आपको कैसे पता चला? वो स्टोरी भी बार से ही निकल कर आई थी। दरअसल हुआ कि बार में काम करने वाला एक व्यक्ति, बार में होता क्या है कि जैसे कोई भी होटल में भी यही होता है कि हम लोग भी जैसे कहीं खाना खाने गए तो पानी जो पिए वो बोतल जो खाली रह जाता है उसको फेंक ही देते हैं, कोई नहीं लेकर जाता है आज के डेट में। पहले के जमाने में लेकर जाता था कि घर तक कुछ काम आएगा। तो बार में काम करने वाला वो लड़का जो था, वो हर दिन वो खाली बोतल को लेकर जाता था। तो एक दिन उससे पूछा मैंने कि ये बोतल तुम क्या करते हो। और उसके बाद जिस ट्रेन से मजदूर आते हैं उसी ट्रेन से मेरे साथ काम करने वाले कलीग कमरान आते थे। तब कमरान ने बताया कि ये खाली बोतल जो है ये पानी भर के और लोहरदगा रांची जो ट्रेन है उससे मजदूर उतरते हैं और उस मजदूर के लिए वो अपने घर के बाहर स्टेशन के जस्ट बगल में वो रेंट पे रहता था। एक लाइन से 100 बोतल वो खड़ा करके पानी भर के, तो मजदूर हक से जो है आते थे और एक एक बोतल लेकर फिर चले जाते थे। तो मजदूर को मदद करने के लिए वो बार से पानी का बोतल लाता था, धोकर पानी भर के मजदूर के लिए पानी रखता था और उसे लेकर जाता था। तो ये स्टोरी कवर मैंने की थी और अच्छी लगी लोगों को। सर, पत्रकारिता के सफर में आपने ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स तैयार की हैं या रिपोर्ट्स बनाई हैं जिसमें आप जिससे बहुत सारे लोग आपसे नाराज हुए होंगे, जो आपके विरोधी हो गए होंगे। तो आप इस चीज को किस तरह से टैकल करते हैं? बिल्कुल, देखिए कोई भी खबर आप कीजिएगा तो या तो वो किसी के पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा। तो जिसके पक्ष में होगा वो खुश होगा और जिसके विरोध में होगा वो नाखुश होगा। और कई ऐसी खबरें हैं जिससे लोग नाराज हुए। एक तो या तो नाराजगी सीधे तौर पे जताया या फिर उस नाराजगी को छुपाकर उसको दुश्मनी के तौर पर आपको अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में भी ऐसी कई खबरें हुई है जिससे बड़े ऑफिसर नाराज हुए और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे का खामियाजा फैमिली वाले को भी उठाना पड़ा। कोरोना संक्रमण के दौरान ही जब गोड्डा जिला में कोरोना जांच को लेकर बहुत गड़बड़ियां हो रही थी तो मैंने उसको लेकर सोशल मीडिया पर ही लिख दिया था। तो यहाँ जो उस समय हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड थे वो अभी दूसरे जगह पर पोस्टेड हैं। तो उन्होंने संज्ञान लिया और गोड्डा डीसी को कहा कि इस पर जो है एफआईआर कर देना चाहिए। तो उन्होंने एफआईआर भी कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने जवाब दिया। एक और वाकया इसी तरह हुआ था कि मेरे गांव में ट्रांसफार्मर जल गया था। तो ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद गांव वालों ने चंदा, गांव में अक्सर यही होता है कि अभी भी अब थोड़ा कम हुआ है,
कल्चर यही था कि ट्रांसफार्मर अगर जल गया तो लोग घर घर से चंदा करके ट्रांसफार्मर खरीद कर लगाते थे। तो घर में माँ से बातचीत नहीं हो पा रही थी क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं रहता था। तो फिर पता चला मुझे कि ट्रांसफार्मर जल गया है, लोग चंदा कर रहे हैं और उसके बाद ट्रांसफार्मर लगेगा। तो एक तस्वीर मेरे पास पहुंची ट्रांसफार्मर लग जाने के बाद, लाइन आ जाने के बाद, जिसमें कि पूरे गांव के लोग रस्सी खींच रहे हैं और ट्रांसफार्मर ऊपर चढ़ रहा है। तो मैंने सोशल मीडिया पर उस समय लगाकर लिख दिया। उस समय रघुवर दास चीफ मिनिस्टर थे। तो मुझे फ़ोन आया चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कि आप ऐसा लिखे हैं कि इतना पैसा देकर लगाया गया, क्या ये सही है? मैं बोले सही है तो ही लिखा गया है। तो ये वो बातचीत हुई और आधा घंटा के अंदर ही जिला के सारे अधिकारी मेरे गाँव पहुँच गए जाँच करने के लिए। तो जाँच करने के लिए पहुँच गए, उसके बाद पूरे गाँव वाला डर गया। यहाँ तक कि इवेन मेरे बड़े पिताजी भी मुझे फ़ोन करके बोलने लगे कि तुम क्यों लिख दिया? पूरे बोल रहा है कि गाँव वाले को भी फँसाएँगे। तो मेरे सामने भी बड़ा संकट हो गया कि अब क्या करें? तो वो गाँव वाला से एक लेटर लिखवाया कि ट्रांसफ़ार्मर में जो है पैसे नहीं लगे हैं। हम लोग सिर्फ़ जो आया है उसको अपने खुशी से 1000 2000 रुपया भाड़ा दिए हैं। तो फिर मुझे चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आया कि आपने गलत खबर लिखी है और ऐसा नहीं है, गाँव वाले बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि नहीं, मेरे पास पुख्ता प्रमाण है कि पैसे लिए गए हैं, आप फिर से जाँच करवाइए। फिर से डीसी को बोला गया कि ये फर्जी रिपोर्ट आप बना के भेजे हैं, गाँव के एक-एक घर से जो है लिखवा कर लाइए। तो फिर गाँव वाले फिर गए अधिकारी, तो मतलब गाँव में ऐसी स्थिति हो गई कि लोग घर छोड़ के भागने लगे। क्योंकि न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से बल्कि कमिश्नरी से भी बिजली विभाग के अधिकारी, डीसी वगैरह सब आने लगे, जाँच-वाँच होने लगा। तो सब कोई परेशान हो गया कि अब क्या कहीं ऐसा नहीं हो कि अब इसमें फँस जाएँ और जेल चले जाएँ। तो फिर वहाँ के जो डीसी थे वो पता करवाए कि आखिर मुझ तक फ़ोटो किसने भेजा था। तो पता चला कि मेरे ही एक कज़न ने वो तस्वीर भेजी थी। तो उस कज़न को डीसी अपने पास उठवा कर बुलवा लिए। तो उनके पास गया तो वो बताया, तो जाने से पहले हमसे बातचीत हुई। तो वो उसको मैंने कहा था कि तुम ज़्यादा फँसने लगोगे तो मेरे बारे में बता देना कि क्या वही सब चीज़ किया है। तो डीसी उसी के फ़ोन से मुझसे बात की, बोले कि सनी जी, मैं कई स्तर से, कई लेयर से इसका वेरिफ़िकेशन कराया और कहीं से भी ये साबित नहीं होता है कि पैसे देकर जो है ट्रांसफ़ार्मर लगे हैं। तो हम बोल तब तक मैं भी आ गया था कि अब चूँकि सब कोई परेशान है, घर वाले भी मेरा साथ छोड़ चुके हैं, तो अब क्या करें? तो हम बोले कि ठीक है सर, जब आप बोल रहे हैं, सरकारी अधिकारी हैं, तो सही ही होगा। तो बोले तब तो आप गलत हो गए, आप पर तो एफआईआर करना होगा। तो मैंने कहा कि आप तो सक्षम हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं। तो फिर बातचीत वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। उसके बाद कैसे बचा जा सकता है, मैं अपनी पूरी तैयारी करके रखा था। वो बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने एफआईआर वगैरह नहीं किया। तो कई बार ऐसी खबरें होती हैं, ख़ास करके सरकार के खिलाफ कुछ अगर आप चला दें, तो सरकार का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ लग जाएगा कि कैसे गलत तरीके से केस करके आपको फँसा दिया जाए। तो उससे बचने का एक अपना पहले से ही प्रेस लॉ वगैरह मनोज सर का मैं वीडियो भी देख रहा था कि वो बता रहे थे कि कैसे टेक्निकली आप मजबूत रहिए और आपके पास अगर पुख्ता प्रमाण है, तो फिर आप कहीं भी फँस नहीं सकते हैं, बच सकते हैं। सेम यही कंडीशन आम व्यक्ति के साथ ही अगर कोई दुश्मनी लेता है, हो सकता है कि ठीक है आप टेक्निकली सही हैं और आपके पास सारा एविडेंस है, लेकिन कई तरह के समाज समाज में लोग हैं जो पर्सनली दुश्मनी ले लेते हैं, उसे निकालते हैं। तो उसे अपने हिसाब से टैकल किया जा सकता है और उनसे बचा जा सकता है। सर, इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस या रिपोर्ट्स ये तो हो गए, अब बात करते हैं आपकी रुचि के बारे में। सर, जितनी हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपको साइकिल चलाने का बहुत शौक है, तो इसके पीछे का क्या कोई कहानी है या कोई स्टोरी है, अगर वो आप शेयर करना चाहते हैं? नहीं, एक समय पेट्रोल डीजल की जब कीमत बढ़ रही थी, तब देश भर में मुहिम चल रहा था कि कैसे एक दिन साइकिल चलाया जाए और कैसे पेट्रोल की खपत को जो है कम किया जाए। तो उसी में मैं और मेरे साथ एक काम कर रहे थे अरुण, दोनों हम लोग काम कर रहे थे। दोनों लोगों ने तय किया हम लोगों ने कि साइकिल हम लोग खरीदते हैं। तो साइकिल हम दोनों ने खरीदी और उसके बाद करीब 1.5-2 साल तक मैं साइकिल से ही ऑफ़िस जाता था और साइकिल से ही ऑफ़िस आता था। मेरे घर और ऑफ़िस की दूरी 7 किलोमीटर थी, तो 7 दूनी 14 किलोमीटर। जब जी में मैं काम किया, करीब 2 साल तक कंटिन्यू साइकिल से ही आया और साइकिल से भी गया। साइकिल से रिपोर्टिंग नहीं किया क्योंकि उस जी में कार काम करने के लिए मिलती थी, तो आने और जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया
और इसकी जानकारी मैं लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए दे रहा था और उससे हुआ ये फ़ायदा कि कई और पत्रकार और कई लोगों ने फिर साइकिल खरीदी और जानकारी साझा की कि मैं भी साइकिल खरीदा हूँ। तो साइकिल चलाने के देखिए अपने तो फ़ायदे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि साइकिल चलाते जब ऑफिस जा रहा था तो मुख्यमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे संजय कुमार उस समय अभी बिहार में हैं, तो वो भी देखकर अपनी गाड़ी रोक दी कि अरे साइकिल से आप लोग मतलब जा रहे हैं ऑफिस, तो मैं भी अब खरीदूँगा। तो उस हिसाब से लोग जो है उससे जुड़ रहे थे, सराह रहे थे। क्योंकि साइकिल चलाने से न सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल और ट्रैफ़िक की समस्या से आप बचते हैं, बल्कि एक शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। अगर 5 जैसे 7 किलोमीटर दूर मेरे डेरा से ऑफ़िस की दूरी थी, तो ये इतने 7 किलोमीटर चला लेने के बाद मतलब कि आप 1 घंटा जिम में एक्सरसाइज़ कर लिए, इतना व्यायाम हो जाता था। उसके बाद फ़िटनेस तो बरकरार रहेगा ही और दूसरा है कि काम करने में भी लगातार एनर्जी बनी रहती है और उसका फ़ायदा भी मिला। सर, आपके बैचलर्स के दिनों की कुछ कहानी अगर आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद आप रांची यूनिवर्सिटी में बीजेएमसी का आपने कोर्स किया था, तो उस दौरान फिर आप कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या 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 ऐसी चीजें हुई जो आपको लगता है कि पता चलनी चाहिए? नहीं, हर एक बैचलर की अपनी एक कहानी होती है और बैचलर में होता है कि यही है कि 2-3 चीज़ें होती है। एक तो है कि ग्रुप बन जाता है, दूसरा है कि कई बैचलर एकांत में चले जाते हैं और उस हिसाब से फिर जीवन को जीते हैं। तो मेरा मिक्स्ड ही रहा, एकांत भी रहा, ग्रुप भी रहा। तो एक विनीत दिल्ली में हैं जो प्रोफ़ेसर हैं, तो वो एक बैचलर्स किचन करके अपना ब्लॉग वगैरह चलाते हैं और बहुत सुंदर मतलब अगर दाल-भात चोखा भी अगर वो खाएँगे, तो इतने अच्छे से सजा के रखते हैं थाली में सब चीज़ों को, बहुत अट्रैक्टिव लगता था। तो उनसे इंस्पायर होके मैं भी, चूँकि अकेले रहने में होता ये है कि 2 टाइम में 1 ही टाइम खाना बनाएँ और उसी को गरम करके खा रहे हैं। तो मैं भी सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। पहले तो गया एक बार, सारा अच्छा बर्तन खरीद के लाया और उसके बाद अच्छे-अच्छे पकवान बनाने लगा और उसकी तस्वीर शेयर करने लगा कि बैचलर किचन में आज ये बना है। मैं भी अगर तस्वीरों में अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, उसमें देखिएगा कि किस तरह से अगर चावल भी देना है तो चावल को पहले कटोरी में डालकर और फिर कटोरी को अंदर रखकर कैसे डिज़ाइन बना के रखा जाता है। फिर दाल में कैसे तड़का लगाकर और डिज़ाइन बनाकर, चोखा को कैसे अच्छे से सजाकर धनिया का पत्ता लगाकर। तो उस हिसाब से जब तो 2-3 एक तो हुआ कि मेरा इंटरेस्ट जगने लगा खाना बनाने को लेकर, जो इंटरेस्ट नीरस हो गया था, उसके चक्कर में फिर पता चला कि तबीयत खराब हो रहा है, खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो खाने का इंटरेस्ट भी बढ़ा और बनाने का भी इंटरेस्ट बढ़ा, बनाने भी लगा अक्सर, तो इसका फ़ायदा हुआ और कई चीज़ें हुई। बहुत डायरी लिखा, किताबें लिखी, किताब तो नहीं लिखा लेकिन उसी हिसाब से एक संग्रह वगैरह तैयार किया। कई चीज़ें हुई और कई चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हैं अगर तो? नहीं, वैसा चीज़ नहीं है जो बताना चाहिए। कई चीज़ें तो होती ही है जो आम बैचलर्स जीवन में होते हैं। हाँ, बैचलर्स के लाइफ में, बैचलर्स टाइम में सर ऐसा होता है कि कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको निराश कर देती हैं, कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल पाता है, तो ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया है? नहीं, हमेशा देखिए जीवन में जो आप चाहते हैं वो होता नहीं है, तो उस हिसाब से लड़ना पड़ता है और लड़कर फिर आगे कैसे रास्ता निकाला जाए उसको तय करना पड़ता है। तो उसी तरह जीवन में तो हमेशा चलते ही रहता है, चाहे वो बैचलर हो, चाहे वो बैचलर के बाद का जीवन हो, चाहे फिर आप चाइल्डहुड का हो, कहीं भी हो, तो जीवन हमेशा स्मूथ नहीं चल सकता। ये तो अप्स एंड डाउन्स जीवन में लगे ही रहते हैं। तो बैचलर्स में यही हुआ कि एक तो बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि ऐसे फैमिली से आता था कि खुद को प्रूफ करना है और प्रूफ करके कुछ करना है, नाम कमाना है। तो आज अच्छा लगता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कम से कम अभी परसों मैं गया था गढ़वा। तो गढ़वा, यहाँ से गढ़वा जाने और गढ़वा आने में मैं जहाँ कहीं भी गाड़ी रोका, चाहे चाय पीने के लिए या कुछ खाने के लिए, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि 10 आदमी जो है नहीं आए और मुझे नहीं पहचानते हों। तो अच्छा लगता है कि इतना काम करने का रिस्पेक्ट लोग करते हैं और उस हिसाब से उत्साह भी बढ़ाते हैं। पत्रकारिता के अलावा सर आपको बाकी और किन चीजों में रुचि है? जैसे आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, या फिर आप किस तरह की म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, ये सब?
देखिए, फ़िल्म देखना तो अच्छा है और मुझे लगता है कि एक ख़ास करके पत्रकारिता के स्टूडेंट को फ़िल्म तो ज़रूर देखनी चाहिए। जैसा कि क्लास में भी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि अजय देवगन की जो फ़िल्म थी रनवे जी नंबर मैं भूल रहा हूँ, कि उसमें किस तरह से विमान हादसा हुआ है, तो कैसे डीजीसीए वगैरह जाँच होता है, क्या होता है। तो एक तरह की टेक्निकल टर्म भी अच्छे से समझ में आ जाता है और कई चीज़ें सीखने को भी मिलती है। अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म करने का मौका मिला, तो उसकी बारीक जो है समझ में अच्छे से आ जाती है। तो जहाँ तक मेरे फ़ेवरेट फ़िल्म का सवाल है, तो मेरी फ़ेवरेट फ़िल्म तो सूर्यवंशम है और इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, तो उस समय नौकरी की तलाश में था। तो नौकरी की तलाश के दौरान कॉल सेंटर में मेरी जॉब जो है वो लगी थी। यहाँ इंटरव्यू हो रहा था रांची में ही। तो यहाँ इंटरव्यू में मैं फाइनल हो गया और उसके बाद यहाँ से बंगाल भेजा गया। बंगाल में फिर इंटरव्यू होना था। तो वहाँ पर जब इंटरव्यू हुआ तो मुझसे पूछा गया कि फ़ेवरेट फ़िल्म कौन है? तो मैं बोल दिया कि सूर्यवंशम है। तो उन्होंने कहा कि सूर्यवंशम की जो स्टोरी है वो इंग्लिश में पूरी बताइए। तो मैं बता नहीं पाया था। तो उसके बाद मैं जब-जब सूर्यवंशम देखता था तो हिंदी में देखता था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था कि फिर मैं कैसे इसकी कहानी जो है बोल पाऊँगा। इसी देखने के दौरान और सेटमैक्स में अक्सर सूर्यवंशम फ़िल्म दिखाता था उस समय। 100 से अधिक बार मैं उसे देख चुका हूँ। हर एक कैरेक्टर, हर एक वर्ड, हर एक डायलॉग पूरी तरह से याद हो गया है। तो अब मतलब संयोगवश ही कहिए वो फ़ेवरेट फ़िल्म ही हो गया है और मेरा नहीं, कई ऐसे लोग हैं जिसमें उसमें जो हर एक कैरेक्टर है, अमिताभ बच्चन के 2-2 रोल रोल हैं, कादर खान हैं, अनुपम खेर हैं, सब की अपनी एक स्टोरी है। अमिताभ बच्चन की जो वाइफ़ का रोल की हैं, वो किस तरह से यूपीएससी पास कर जाती हैं, उनका हस्बैंड जो है वो कैसे संघर्ष करता है। तो मेरी भी वाइफ़ जो है यूपीएससी की जब परीक्षा देने जा रही थी, तब मुझे लग रहा था कि सूर्यवंशम वाला सीन फिर से हो रहा है। तो हर चीज़ उससे रिलेट कर जाता है, इसलिए अच्छा लगता है। पत्रकारिता में तो सर आपने जितनी ऊंचाई हासिल की है वो तो एक अपनी जगह है। पर अगर आप हुँ। अपने बचपन से रिलेटेड, बचपन से जुड़ी कोई बातें बताना चाहते हैं, कोई ऐसी व्याख्या हुई हो जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, कैसा रहा था आपका बचपन, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, बचपन से तो कई यादें जुड़ी हैं, लेकिन अचानक से याद आ जाना भी बड़ा मुश्किल है। कई ऐसी छोटी-बड़ी कहानियाँ हैं, जो अक्सर कभी-कभी याद आ जाती है। जैसे अभी शिक्षक दिवस पर मैंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था कि किस तरह से जो स्कूल के टीचर थे, वो पीटते थे और ना पीटते थे बल्कि घर तक शिकायत लेकर कैसे आ जाते थे। तो एक एग्ज़ाम शायद 3rd क्लास में पूछा गया था कि देश की प्रमुख 2 नदियों का नाम बताइए। तो मेरे जो कलीग थे, जो हम लोग की क्लास में सबसे अधिक पढ़ने में तेज़ थे, विनीत नाम है, उन आज एयर फ़ोर्स में है वो। तो मैं उनसे पूछा, तो मेरे गाँव में 2 नदी है, सुंदर और सापी नदी। तो उसने कहा कि अरे सुंदर और सापी नदी, तो मैं वही लिख दिया। तो उदय सर पढ़ाते थे, तो वो कॉपी लेकर घर आ गए। मतलब जब वो कॉपी जाँच रहे थे कि देखिए इनसे पूछा गया है कि देश की प्रमुख 2 नदियों का नाम, तो ये गाँव का जो 2 नदी है, उसका नाम लिख दिया है। तो सब कोई हँसने लगा और फिर पापा बोले भी कि तो ठीक ही तो लिखा, गाँव की नदी इसके लिए प्रमुख लगा तो ये लिख दिया। तो और कई यादें हैं, तुरंत तो याद कर पाना बड़ा मुश्किल है। सर अभी आप हमारे जैसे शिक्षक हैं, आप हमें पढ़ाते हैं, तो अभी हम जैसे बच्चों को आप क्या ऐसा इंस्पायरिंग सजेशन देना चाहते हैं कि वो भी अपने जर्नलिज्म के फील्ड में आगे बढ़ पाएं और कोई भी प्रॉब्लम्स अगर स्ट्रगल्स फेस करते हैं तो उन्हें कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। नहीं, स्ट्रगल तो है खास करके जर्नलिज्म फील्ड में, लेकिन ज़माने के हिसाब से अब इसका स्कोप भी बहुत बड़ा हो गया है। मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने के बाद अब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप पत्रकार ही बन सकते हैं। आप पीआर एजेंसी में जा सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं, आप आईटी कंपनी में जा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट कंपनियों में जा सकते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टियों में जा सकते हैं। आज आप देखिए कि सोशल मीडिया का ज़माना इतना बड़ा हो गया है कि ये हर तरफ जो है इसके ऑफ़र आ रहे हैं नौकरियों के। क्योंकि ज़माना अब कंटेंट का हो गया है और कंटेंट कौन बनाएगा? जिसे समझ हो अच्छे से कंटेंट को। तो मास कम्युनिकेशन के पढ़ाई में चाहे 1 साल की हो कोर्स हो या 2 साल की या 3 साल की, उसमें इतने अच्छे से पूरे सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है कि आप हर एक चीज़ को बारीकी से समझ सकते हैं और उसे अच्छे से एक्ज़ीक्यूट भी कर सकते हैं।
तो कंटेंट क्रिएशन का काम अगर आप अच्छे से सीख लिए तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब तो खुद आपके द्वार तक चल कर आएगा। और दूसरी बात कि सरल शब्दों में चीज़ों को परोसने की एक कला अगर आप सीख लिए, चाहे वो बोलने के ज़रिए हो या लिखने के ज़रिए हो। अगर लिखने की अच्छी प्रैक्टिस हो गई और आपकी लिखावट से लोग मंत्रमुग्ध होने लगे, आप कुछ भी लिखें, चाहे 2 पन्ना लिखें या 4 पन्ना लिखें या 4 लाइन लिखें। अगर पढ़ने वाला शुरू किया और अंत तक पढ़ ले लय में, तो फिर आप समझिए कि आप एक कामयाब कंटेंट राइटर हो गए। एक तो है कि पहले लिखना, दूसरा है कि उसमें शुद्ध लिखना। तो ये दोनों में आप पारंगत हो गए, तो उसके बाद तो बहुत द्वार खुला हुआ है। उसके बाद मीडियम चाहे कोई भी हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसके बाद फिर आता है टेलीविज़न का। अगर आपका प्रेज़ेंटेशन सही है, आपका खबरों का सिलेक्शन करने का नज़रिया सही है, तो फिर इस फ़ील्ड में बहुत सारे स्कोप हैं। मुझे लगता है कि इन बातों पर ज़रूर जो आज के स्टूडेंट हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि पॉलिटिकल नॉलेज डेवलप करना चाहिए। तीसरा है कि जो करंट अफेयर्स है, मतलब करंट जितनी भी घटनाएँ घट रही है, उसकी जानकारी अच्छे तरीके से रहनी चाहिए। जो हिस्ट्री रहा है, चाहे सेक्टर आपका जो भी हो, या तो झारखंड है, तो झारखंड के बारे में चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, पॉलिटिकल हो, हिस्टोरिकल हो, हर चीज़ अगर थोड़ी बहुत समझ भी रख लिए, तो अच्छा होगा। कहा भी जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। कोई चीज़ एक चीज़ में पारंगत भले भी नहीं हो, लेकिन हर चीज़ को थोड़ी-थोड़ी जानकारी इतनी होनी चाहिए कि कोई पूछ दे या फिर आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं हो कि सामने वाला ही आपको फँसा दे। झारखंड में कई ऐसे नेता हैं, आप उनसे इंटरव्यू लेने जाइएगा, आप सवाल पूछिएगा तो आपको ही फँसा देंगे अपनी बातों में। तो उनसे ज़्यादा स्मार्ट आपको होना पड़ेगा ताकि उनको फँसा ले अपनी बातों में। इतनी कला आनी चाहिए। सर, आपने अपना समय निकाल कर हमसे बहुत सारी बातें की। आपने बहुत सारी चीजें शेयर की जो हमारे आगे फ्यूचर में भी बहुत काम आएंगी। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद है सनी सर के साथ ये दिलचस्प बातचीत आपको पसंद आई होगी। उन्होंने हमारे साथ अपने कई रोचक पहलुओं को साझा किया। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए बने रहिए एसएमसी न्यूज के साथ। धन्यवाद।